सही है। अब इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम पूरा ये टू जेड कंप्लीट मैंने इसको प्रिपेयर कर दिया आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखो कि इम्यून सिस्टम आखिरकार है क्या, किसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में मैंने मेंशन किया है कि जो इम्यून सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कि बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसी तरह से बॉडी में जितने भी सिस्टम्स है ना, तो उन्हीं की तरह का ये क्या है, एक सिस्टम है, दैट इज इम्यून सिस्टम। अब हर सिस्टम का कोई ना कोई काम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम है रिस्पायरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम का काम है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम का काम है हार्मोनल रेगुलेशन। इसी तरह से इम्यून सिस्टम का काम है टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी। क्या काम है? टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी। तो इम्यून सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो कि बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। बॉडी के लिए क्या है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है किसी भी इंफेक्शन के खिलाफ, किसी भी पैथोजन के खिलाफ, या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस के खिलाफ। मतलब या तो बॉडी में कोई इंफेक्शन चल रहा है, उस इंफेक्शन को भी कौन खत्म करेगा? इम्यून सिस्टम। या तो बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से दाखिल हो गया है, नुकसान पहुंचा सकता है बॉडी को, दैट इज पैथोजन, उसके भी खिलाफ जो काम करेगा बॉडी में, बॉडी को बचाएगा, दैट इज इम्यून सिस्टम। हार्मफुल सब्सटेंसेस, बॉडी में ऐसे केमिकल्स, ऐसी प्रोटीन्स, ऐसी सिक्रीशंस जो कि बॉडी में आ गई हैं या प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, जो कि बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदा है, उससे भी कौन बचाएगा? इम्यून सिस्टम हमें सेव करेगा। ठीक है, तो ये किसका काम है? ये है इम्यून सिस्टम का काम। सही है। अब इम्यून सिस्टम में कुछ की कंपोनेंट्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। सबसे पहली बात, अभी आगे कुछ मजीद यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। इम्यून सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ टिश्यू एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स। देखो, इम्यून सिस्टम एक पूरा सिस्टम है, और आप सबने पढ़ा है कि सेल, सेल से फिर बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम है, मतलब इसके अपने कुछ स्पेशलाइज सेल्स भी होंगे, कुछ टिश्यूज भी होंगे, और कुछ इसमें ऑर्गन्स भी होंगे जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, दैट वर्क्स टुगेदर टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट फॉरेन इन्वेडर्स एंड टू मेंटेन द इंटरनल स्टेबिलिटी। एम क्या है, मकसद क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? बॉडी को इंटरनल स्टेबिलिटी देनी है, बॉडी के अंदर स्टेबलाइजेशन बरकरार रखना है, बॉडी के अंदर किसी भी चीज को गड़बड़ होने से रोकना है। ठीक है, तो बॉडी में जो भी ऑर्गेनिज्म इन्वेड करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको पहचानेगा, उसके बाद उसको एलिमिनेट करवा देगा, मतलब उसको बॉडी से रुखसत करवा देगा, फारिग करवा देगा, निकाल देगा, उसको मारकर, या उसको जिंदा तो छोड़ता नहीं है, उसको डाइजेस्ट करके, उसको खत्म करके बॉडी से क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा। अब इसमें की कंपोनेंट्स क्या है? अभी हमने पढ़ा कि कुछ सेल्स, कुछ टिश्यूज और कुछ ऑर्गन्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं? इम्यून सिस्टम का। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपके पास कौन है? व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। पास ईयर का एमसीक्यू है, व्हाइट ब्लड सेल्स और आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। दूसरा एमसीक्यू है, ल्यूकोसाइट्स कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज दोज सेल्स दैट आर फंक्शनिंग इन द इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसके बाद ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा यहाँ पर आपके पास दूसरी चीज है लिम्फेटिक सिस्टम, वो भी इम्यून सिस्टम में अपना की रोल प्ले कर रहा है। तीसरी चीज है एंटीबॉडीज, वो भी इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहा है। तीसरी चीज है चौथी चीज है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, वो भी इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। साइटोकाइन, दे आर ऑल्सो प्लेइंग द रोल इन द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आप वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन के बाद हमने कहा कि कुछ की कंपोनेंट्स है जो इम्यून सिस्टम को पढ़ते हुए हमेशा हमारी बात दिमाग में रहनी चाहिए। दैट फर्स्ट वन इज द फैगोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, फैगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पैथोजेनिक सब्सटेंस को, किसी भी इंफेक्शियस पार्टिकल को डायरेक्टली इनगल्फ कर जाएगा। इनगल्फमेंट की इंग्लिश मीनिंग होती है बेसिकली कच्चा खा जाना। सही है, बिना पकाए हुए बस कच्चा खा दो, दैट इज इनगल्फमेंट। चबा के खा लेना, दिस इज इनगल्फमेंट। तो जो भी फैगोसाइटिक सेल होगा वो क्या करेगा? कच्चा चबा के खा जाएगा, किसको? किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को जो नुकसान पहुंचा रहा होगा बॉडी को, उसको। तो ये काम कौन करता है? ये करते हैं फैगोसाइट्स। अब पास्ट ईयर का अगेन एमसीक्यू है, फैगोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन
न्यूट्रोफिल, सेकंड वन मैक्रोफिल्स। कितनी टाइप है? दो। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स और दूसरा कौन है आपके पास? मैक्रोफेजेस। रिमेंबर द पॉइंट कि न्यूट्रोफिल्स ही कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेजेस में। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल की दूसरी टाइप है दैट आर द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की बात की जाए तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं? लिम्फोसाइट्स कहा जाता है उन तमाम तर सेल्स को जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जो कहां पर इन्वॉल्व है? जो कि इन्वॉल्व है सबसे पहला काम रिकग्नाइज करने में, पहचानने में और अटैक करने में स्पेसिफिक पैथोजेंस को। तो लिम्फोसाइट्स का क्या काम है? सबसे पहले रिकग्नाइज करना, पहचानना किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को और फिर उसको मार देना। इसके बाद इसमें कौन से सेल्स आ जाते हैं? टी सेल्स एंड बी सेल। हमेशा 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 याद रखना लिम्फोसाइट्स हैं टी सेल्स और बी सेल्स। ठीक है। इसके बाद टी सेल्स का क्या काम है और टी सेल्स कहां बनता है, किधर मेच्योर होता है? सवाल आता है, एमसीक्यू आता है, व्हाई टी सेल्स आर सो कॉल्ड? टी सेल को टी सेल क्यों बोलते हैं? टी सेल को टी सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट मेच्योर इन द थाइमस। अब जब एक बात पूछी जा चुकी है कि कौन सी चीज कहां मेच्योर होगी, तो शायद कभी ये भी पूछ ले कि वो सेल बनेगा कहां। तो जो टी सेल है ये बनेगा कहां? ये बनेगा बोन मैरो में। किधर बनेगा? बोन मैरो में। व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो इज अ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द कैविटीज ऑफ द बोन। जो बोन है, बोन की कैविटीज में जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। और उस बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स प्रिपेयर होते हैं। उन ब्लड सेल्स के साथ साथ ये भी क्या होंगे? प्रिपेयर होंगे। सही है। अच्छा, तो इट फॉर्म्स इनसाइड द बोन मैरो बट मैच्योर इन अ थाइमस। तो चूंकि ये यहां बनने के बाद ब्लड के साथ फ्लो करके थाइमस में चला जाता है और थाइमस में जाने के बाद ये मैच्योर होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं दे आर द टी सेल्स। थाइमस स्टैंड्स फॉर टी सेल्स। ठीक है। इसके बाद दो तरह के टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स। पास्ट ईयर का एमसीक्यू है, CD4 टी सेल किसे बोलते हैं? हेल्पर टी सेल को बोलते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल किसे कहते हैं? CD8 पॉजिटिव टी सेल्स को कहते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल का मतलब है जो साइटोटॉक्सिसिटी करवाएगा। सही है। साइटोटॉक्सिसिटी इम्यून सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि बॉडी को बचाने के लिए बॉडी में की जाती है, और हेल्पर टी सेल मदद करेंगे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, दूसरे सेल्स के साथ मिलकर काम करने में। उसके बाद बी सेल्स। बी सेल्स कहां मैच्योर होता है? याद रखना, टी सेल्स बोन मैरो में बनता है, मैच्योर होता है थाइमस में। क्या बोला मैंने? टी सेल कहां बनता है? बोन मैरो में, और मैच्योर कहां होता है? थाइमस में। जबकि बी सेल कहां बनता है? बी सेल, बी सेल आपके पास बनता है बोन मैरो में और मैच्योर भी कहां होता है? सही है। अच्छा, उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बी सेल का काम क्या है? दे प्रोड्यूस द एंटीजेंस, सॉरी दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन। अब देखो तुम लोग एंटीजन के बारे में क्या जानते हो, मुझे बताओ कि एंटीजन किसे बोलते हैं? हाँ भाई, एंटीजन किसे कहते हैं? क्या पढ़ा तुम लोगों ने? एंटीजन क्या होता है? व्हाट आर द एंटीजन? बताओ भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी सवाल है, तुम लोगों से भी सवाल है, एंटीजन किसे बोलते हैं? एंटीजन किसे कहते हैं? हाँ देखो, उसको एंटीजन बोलेंगे, उसको एंटीजन नहीं बोलते। याद रखना, जो भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सेल या वट एवर, अगर कोई फॉर एग्जांपल कैंसरस सेल है, वो बॉडी का अपना सेल नहीं है, उसके सेल के सरफेस के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स लगी होंगी। इसी तरह से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैथोजिन, कोई माइक्रोब बॉडी में दाखिल हुआ, उसकी भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होगा, वो होता है एंटीजन। सही है। वो क्या होता है? एंटीजन। और इसका क्लू मिलता है आपको कहां से? जैसे जवाब दिया है जवाहिर ने कि जो आरबीसीज पर होते हैं, तो आरबीसीज पर जो आपके पास एंटीजन होते हैं, वो होते कौन है? दे आर बेसिकली द ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो कॉन्सेप्ट तुम लोगों के दिमाग में आपके इंटर के टीचर्स बैठाते हैं कि जो भी बॉडी में ऑर्गेनिज्म दाखिल हो रहा है वो एंटीजन है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी सेल या वट एवर, कुछ भी जो बॉडी में दाखिल हो रहा है जो बॉडी का अपना नहीं है, उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना, वो होती है बेसिकली एंटीजन। सही है। और उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद बॉडी बनाती है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीबॉडी बनाते हैं मेच्योर बी सेल्स। बी सेल से काम है एंटीबॉडी, बॉडी से बी याद रखना। सही है। बी सेल का क्या काम है? एंटीबॉडी बनाना एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा की कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में याद रखिएगा, फर्स्ट वन दैट आर द लिम्फ नोड्स। सही है। लिम्फ नोड्स क्या होता है? लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है?
लिम्फेटिक सिस्टम में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ होता है। अब लिम्फ को फिल्टर करने के लिए हमारे पास कौन होते हैं? जगह जगह उस लिम्फेटिक वेसल्स के साथ कनेक्ट होता है स्वेलिंग एरिया दैट आर द लिम्फ नोड्स। अब जो लिम्फ नोड्स है उसका क्या काम है? इट फिल्टर्स द लिम्फ फ्लूइड एंड ट्रैप्स द पैथोजेन। मतलब लिम्फ के अंदर जो आपके पास कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है, लिम्फ के अंदर जो बैक्टीरिया है या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जब वो लिम्फ के साथ, देखो लिम्फ क्या होता है? ब्लड से निकला हुआ फ्लूइड, पिछली भी क्लास में बात हुई थी, ठीक है? तो जो ब्लड से निकला हुआ फ्लूइड है वही लिम्फ है। अब वो जब ब्लड से बाहर निकलेगा तो दैट मीन्स के आपके पास जो ब्लड में बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी बाहर निकल जाएगा, और वो सारा फ्लूइड कहाँ जाता है? लिम्फेटिक वेसल्स में। तो वो सारा फ्लूइड और बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा? लिम्फेटिक वेसल्स में। फिर लिम्फेटिक वेसल में फ्लो करते करते हो जाएगा लिम्फ नोड के पास। लिम्फ नोड के अंदर जो उसकी दीवारें हैं, उन दीवारों पर लगे होते हैं सेल्स, और उन सेल्स में कौन होते हैं? उन सेल्स का काम होता है बॉडी के अंदर उस ऑर्गेनिज्म से बॉडी को बचाना। तो जब भी कोई आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, बी सेल्स बनाते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है, टी सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, और वो सारे बी सेल टी सेल कहाँ जल्दी में बन रहे होते हैं? लिम्फ नोड्स के अंदर। तो इसलिए लिम्फ नोड का साइज भी बड़ा हो जाता है। तो जो टॉन्सिल आपको होता है ना, टॉन्सिलाइटिस, सही है, तो जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया दाखिल होता है तो और भी लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। जैसे कान के पीछे वाला हिस्सा सूज जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर होता है, मम्स वगैरह के अंदर होता है, सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है? इसके बाद बारी आती है स्प्लीन। याद रखना, पास्ट ईयर का एमसीक्यू है, लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है स्प्लीन और थाइमस। ये ऑर्गन्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम बनाने के काम आते हैं, और ये वो ऑर्गन्स हैं जो आपके पास इम्यून सिस्टम में भी इन्वॉल्व है। So these are the organs that are involved in both the immune system as well as the lymphatic system. अब स्प्लीन का क्या काम है? स्प्लीन भी करता है फिल्टर ब्लड को और प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को। दिस इज योर पास्ट पेपर एमसीक्यू कि कौन सा ऑर्गन है इम्यून सिस्टम का जहां पर एंटीबॉडी प्रिपेयर होती, तो स्प्लीन हेल्प्स टू फॉर्म एंटीबॉडीज। इसके बाद बारी आती है थाइमस की। थाइमस वो जगह होती है जहां पर अभी पीछे पड़ा के टी सेल्स मेच्योर होता है। इसके बाद बारी आती है बोन मैरो की। बोन मैरो अभी पढ़ा आपने कि वो जगह होती है जहां ब्लड प्रोड्यूस होता है और इम्यून सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद एंटीबॉडी। इस लाइन से 4 एमसीक्यूज आए। एंटीबॉडीज आर ऑफ विच कैटेगरी? एंटीबॉडीज ग्लोबुलर प्रोटीन है, सही है? एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, सही है, आईजीआई, ये सब आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये सब एंटीबॉडीज हैं, ठीक है? एंड दे आर द ग्लोबुलर प्रोटीन, 3 डायमेंशनल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है? तो 4 एमसीक्यूज यहां से बने आपके पास। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बी सेल। दिस वाज योर पास्ट पेपर एमसीक्यू कि एंटीबॉडीज जो है वो कौन बनाता है? बी सेल बनाते हैं, या वो ग्लोबुलर प्रोटीन को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन प्रोड्यूस करता है? बी सेल प्रोड्यूस करते हैं। इसका काम क्या है? सही है, इसका काम क्या है? बाइंड्स टू द स्पेसिफिक एंटीजन ऑन पैथोजन। मतलब ये हुआ कि बी सेल जो प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी। अब देखो यहां से और क्लियर एंड कट बात समझ आती है कि जो एंटीजन प्रेजेंट है, किसके ऊपर प्रेजेंट है? किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर, जो उसका ग्लाइकोलिपिड है या ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि एक्ट कर रहा है एज अ रिसेप्टर के तौर पर एक तरीके से, दैट इज एंटीजन। उस एंटीजन के ऊपर जाकर कौन चिपकेगा? एंटीबॉडी। कौन चिपकेगा? एंटीबॉडी। और उस एंटीबॉडी को, उस प्रोटीन को कौन बनाएगा? उस इम्यूनोग्लोबुलिन को कौन बनाएगा? वो बनाएगा बी सेल। कौन बनाएगा? बी सेल। समझ आ गई बात? मार्किंग नेम फॉर डिस्ट्रक्शन। और जैसे ही एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी चिपक जाएगा, जैसे ही एंटीजन के ऊपर कौन चिपक जाएगा? एंटीबॉडी। अब मार्किंग हो गई, जैसे कोई चीज बेच देने के बाद उसके ऊपर निशान लगा दे कि ये चीज बिक गई है, अब इसे नहीं बेच सकते। इसी तरह से जब एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट हो जाएगी, मतलब जब एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी लगा दी जाएगी, अब उसको खत्म करने वाले सेल्स के हवाले कर दिया जाएगा, बी सेल, टी सेल के हवाले कर दिया जाएगा कि अब इसको मार दो, खत्म कर दो, इसको खलास कर दो। समझ आ गई बात? उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती है। सो दे आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? दे आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स दैट वर्क्स विद एंटीबॉडीज। ये किसके साथ मिलजुल कर काम करते हैं? ये काम करते हैं एंटीबॉडीज के साथ मिलकर के, उनके साथ, उन प्रोटीन्स के साथ मिलकर के जो बी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और काम क्या इनका? डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। क्या करते हैं ये? जो भी पैथोजेंस है उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा।
बाय मार्किंग देम। कैसे करेगा? मार्क करके। कैसे मार्क करके भाई? ये भी क्या होता है, जा करके उन एंटीजेंस के ऊपर लग जाते हैं, सही है, या फैसिलिटेट करते हैं एंटीबॉडीज को कि वो लग सके एंटीजेंस के ऊपर। तो इट मीन्स कि ये मदद कर रहे हैं। किस चीज में मदद कर रहे हैं? एंटीबॉडीज को मदद कर रहे हैं कि एंटीजन उसके साथ जुड़ सके, एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ जुड़ सके और उसको मार्क कर सके, निशान लगा सके कि इसको मारना है, इसको डिस्ट्रक्ट करना है, इसको किल कर देना। ठीक है। इसके बाद बारी आती है साइटोकाइंस की। साइटोकाइंस क्या है? दे आर द सिग्नलिंग प्रोटीन्स एंड दे आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो इम्यून सिस्टम कंप्राइज है सेल्स पर, इम्यून सिस्टम कंप्राइज है टिश्यू पर, इम्यून सिस्टम कंप्राइज है ऑर्गन पर, इम्यून सिस्टम कंप्राइज है स्पेशलाइज्ड केमिकल सिग्नल्स पर, इम्यून सिस्टम कंप्राइज है स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स पर। तो कुछ सेल भी इम्यून सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे बी सेल, टी सेल, लिम्फोसाइट्स वगैरह जो अभी हमने पढ़े। कुछ टिश्यू भी, कुछ ऑर्गन भी, और आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स भी, जिसमें कौन है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, जिसको आप कहते हो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोटीन। और कौन होता है? साइटोकाइन, जिसको आप कहते हो साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या साइटोकाइन प्रोटीन या सिग्नलिंग प्रोटीन। ये फैसिलिटेट करवाता है बिटवीन द कम्युनिकेशन इम्यून सेल्स एंड कोऑर्डिनेशन इम्यून रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि दो तीन, अच्छा, जहां पर भी इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है ना, जहां पर भी इम्यून सिस्टम किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को मार रहा होता है, वहां अकेला कोई सेल काम नहीं कर रहा होता, वहां 3-4 सेल्स मिलकर काम कर रहे होते हैं, वहां पर सिक्रीशन भी प्रोड्यूस हो रही होती है, वहां स्पेशलाइज्ड प्रोटीन भी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो एक सबको एक साथ मिला जुला कर काम करवाना है ताकि उस ऑर्गेनिज्म को मारा जा सके जो बॉडी का अपना नहीं है, उसको किल किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो इस साइटोकाइन ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, सबको मिलजुल कर काम करने में मदद करता है। समझ आ गई बात? इसके बाद आ जाओ आगे। और आगे क्या है? आगे है आपके पास टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत ही अहम पार्ट है टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, आपको इसका पता होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल अब तक के पूरे पास के आए हैं। अब इसको एक बार जरा स्क्रीन पर ही पढ़ लो, सही है, कि लिखा हुआ क्या है असल में। मार्किंग का मतलब ये होता है भाई कि एंटीजन जो है ना वो जुड़ जाएगा, जा करके एंटीबॉडी जो है वो जुड़ जाएगी एंटीजन के ऊपर, तो मतलब ये मार्क हो गया कि इसको मार देना है इस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर ग्लाइकोलिपिड लगा हुआ है, तो वो है उसके ऊपर लगा हुआ उसका एंटीजन, सही है। अब एंटीबॉडी जाकर के उसके ऊपर लग जाएगी, तो जैसे एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ जाएगा तो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको पता लग जाएगा कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर एंटीबॉडी चिपक गया, अब इसको मार देना है, खत्म कर देना है। दिस इज कॉल्ड मार्किंग फिनोमेना। आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन से एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं इननेट इम्यूनिटी से? फॉर एग्जांपल क्या पूछा जा सकता है? आज दोनों बच्चे सुने, ऑनलाइन वाले तो वैसे ही सुने, तुम लोग भी सुनो। मिल गया वहां से? दोबारा अटैच हुआ? 8-21 एग्जाम्पल्स वगैरह पूछा जा सकता है। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है? बैरियर्स के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं भाई? क्या चीज? लोग वहां जा ही नहीं रहे जहाँ जाना है, तो वहां सोच ही नहीं पा रहे जिधर सोचना है। सोचो, कुछ सोचो, थोड़ा सा और सोचो, सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शायद कुछ और समझ आए। इस वक्त कितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं पहले ये तो देखें। आयना, अलीजा, अनम, जवाहिर, लाइबा, नाज और सिदरा, ये बच्चे इस वक्त ऑनलाइन है। भाई देखो, सबसे पहली चीज तुम लोगों ने गौर किया ही नहीं, एमसीक्यू लिखा है ब्रैकेट में एक पॉइंट पर, तो मैंने देखो सबसे ज्यादा जो पास में इननेट और एडॉप्टिव से सवाल आए ना अब तक, वो पता है क्या है? वो आया है कि नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक कौन है। फर्स्ट लाइन ऑफ इननेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक है या अडॉप्टिव स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक कौन है, नॉन स्पेसिफिक कौन है, किसका रिस्पॉन्स स्लो है, किसका रिस्पॉन्स फास्ट है, कौन इमीडिएट काम करता है, कौन डिले काम करता है।
ठीक है, एग्जाम्पल से तो सवालात बहुत बार बने हैं। रैपिड रिस्पॉन्स किसका है, स्लोएस्ट रिस्पॉन्स किसका है, लॉन्ग टाइम के लिए रिस्पॉन्स कौन शो करता है, शॉर्ट टाइम के लिए रिस्पॉन्स कौन शो करता है, स्पेसिफिक कौन सा है, नॉन स्पेसिफिक कौन सा, ये सवाल आता है। और तुम लोग वो बोल रहे थे जो नहीं आया अब तक। तो फिजिक आपके पास जो है ना, इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब बॉडी के पास इर्द गिर्द भी या बॉडी से चिपके कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, तो फौरी तौर पर जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम। तो इट इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक। बैक्टीरिया आए तब भी एक्टिव होगा, वैसे ही एक्टिव होगा जैसे वायरस आए तब एक्टिव होगा, कोई फंगल पार्टिकल आए तो भी उसके खिलाफ वैसे ही एक्टिव होगा, सही है, कोई अदर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आए उसके भी खिलाफ वैसे ही एक्टिव होगा। तो किसी भी तरह का इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आए उसके तरह का रिस्पॉन्स एक ही तरह का शो होगा, जैसे कि स्किन किसी को अंदर नहीं जाने देगी, तो एक ही तरह का रिस्पॉन्स है सबके लिए, और नॉन स्पेसिफिक है। कंपोनेंट्स की बात की जाए तो फिजिकल बैरियर्स, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, दिस वाज योर पास्ट पेपर एमसीक्यू। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, इट इज कंसीडर्ड एज द इम्यून इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इनेट इम्यून सेल, उसमें कौन आ जाते हैं, फेगोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज जो थे आपके पास, और उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अभी पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, वो आ जाते हैं। रिस्पॉन्स याद रखना रैपिड होता है, सबके लिए एक जैसा होता है और बहुत तेजी से होता है। वाइड रेंज ऑफ पैथोजन, बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए एक ही जैसा रिस्पॉन्स है। लेक स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक होना चीज को अहम बनाता है। जो चीज जितनी स्पेसिफिक होगी, जैसे एंजाइम्स के बारे में याद किया था कि एक एंजाइम अपने ही सबस्ट्रेट से जुड़ सकता है, किसी दूसरे सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ेगा। तो मकसद ये है कि इन्नेट इम्यूनिटी में जो फिजिकल बैरियर्स हैं जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और फाइगोसाइट, वो हर किसी के साथ वैसे ही काम करेंगे, किसी के साथ कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करेंगे कि दूसरे के साथ किसी और की तरह का, इसके साथ किसी और की तरह का फंक्शन, सबके लिए एक जैसा रिस्पॉन्स शो करेंगे। उसके बाद है एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम कैसा होता है, इसका ओपोजिट, वो इमीडिएट था, ये स्पेसिफिक होता है और देर से स्टार्ट होता है फिर भी, और टेलर्ड रिस्पॉन्स है, स्लो रिस्पॉन्स होता है टू द पार्टिकुलर एंड पैथोजन, फौरी तौर पर स्टार्ट नहीं होता। इसके कंपोनेंट्स कौन है, बी सेल, टी सेल्स और एंटीबॉडीज, मतलब बी सेल खुद, टी सेल खुद, और बी सेल से प्रोड्यूस होने वाली तमाम तरह एंटीबॉडीज। रिस्पॉन्स की बात की जाए, स्लोअर टू डेवलप, रिस्पॉन्स इनका कैसे डेवलप होता है, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, बट प्रोवाइड्स द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। एक बार बॉडी में किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के इस रिस्पॉन्स को एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम अगर क्लियर कर देगा तो फिर उसकी मेमोरी शैमरी सब रख लेता है अपने पास। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म रहता है प्रोटेक्शन। अब इसमें जो है तीसरी चीज आ जाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, और चौथी चीज आ जाती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी सेल्स और एंटीबॉडीज की मदद से एक और एक इम्यूनिटी होती है, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें एक चीज बड़ी अहम है कि इफेक्टिव है ये। अब देखो, एक होता है अफेक्टिव, एक होता है इफेक्टिव, दोनों का मतलब होता है असर होना। लेकिन जहां ए से अफेक्ट होगा ना, इसका मतलब पूरा असर, मतलब अच्छा असर हो रहा है। लेकिन जहां इफेक्टिव आ जाए, मतलब ई के साथ इफेक्टिव लगाओ, तो बुरा असर होगा। तो ऑर्गेनिज्म को मारा जा रहा है तो ये उनके लिए अच्छा असर नहीं, उनके लिए बुरा असर है। तो ये इफेक्टिव है कहां पर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस, मतलब वो तमाम तर पैथोजेनिक सब्सटेंस जो कि सेल में नहीं दाखिल होते बल्कि सेल के बाहर मौजूद है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में, जॉइंट्स वगैरह में, कैविटीज में, फ्लूइड्स में, उधर पर उनको मारेगा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात की जाए तो दे आर मेडिएटेड बाय द टी सेल। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसकी मदद से होगी भाई, टी सेल्स की मदद से होगी, और ये भी इफेक्टिव है, नुकसान पहुंचाएगा इंटरसेल्यूलर पैथोजन, सेल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, और इसी तरह से एबनॉर्मल सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएगा, जैसे कि कैंसर सेल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। सबसे पहले डिटेक्ट करना और एलिमिनेट करना पैथोजेंस को, पहले देखना कि कौन है, बॉडी का अपना सेल है कोई और है, डिटेक्ट कर लिया उसको, फिर मारना, खत्म करना। तो पहले आइडेंटिफाई करना, जैसे कि रिमूव करना वायरसेस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद डिस्ट्रक्शन करना एबनॉर्मल सेल्स की। सबसे पहले आइडेंटिफाई, सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले पहचानना कि आया ये बॉडी के लिए है भी नुकसानदायक कि नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ सेल दैट आर इन्फेक्टेड और कैंसरस। बॉडी में कोई भी ऐसा सेल, कोई भी ऐसा टिश्यू जो इन्फेक्शन फैला रहा है, या इन्फेक्टेड सेल हो गया है जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर कोई कैंसरस सेल्स है, उसको एलिमिनेट करने के लिए काम आएगा। मेमोरी फॉर्मेशन, क्रिएट सम मेमोरी फॉर इनकाउंटर्ड पैथोजन, जो भी बॉडी में दाखिल होने वाला ऑर्गेनिज्म है जिससे बॉडी को नुकसान पहुंचाया, जिसको इम्यून सिस्टम ने मार कर खत्म किया, उसके कपड़े उतार कर रख लेता है अपने पास।
उसके पैर तोड़कर रख लेता है अपने पास, उसका सिर तोड़ के रख लेता है अपने पास, उसके हाथों की उंगलियां काट कर रख लेता है अपने पास, उसके फिंगरप्रिंट रख लेता है अपने पास। और जैसे ही कोई दूसरा पैथोजन आता है इनकी बॉडी में, अगर उसका सर पिछले वाले से मैच कर जाए तो इसकी मेमोरी में इसको फौरन याद आ जाता है, और वो सारा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करता, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन करना शुरू हो जाता है कि ये पहले भी आया था, इसको खत्म करो। पैर से पैर मैच कर ले, फिंगरप्रिंट से फिंगरप्रिंट मैच कर ले, धड़ से धड़ मैच कर ले, सर से सर मैच कर ले। बस इसको जैसे ही पता लगा कि पहले भी इस तरह का ऑर्गेनिज्म आया था, क्योंकि इसके पास मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल, वो बस उनके पास मेमोरी होती है और कुछ भी नहीं। जैसे कि अभी आप आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ना, तभी आपको बहुत अच्छी इसकी मजीद एग्जाम्पल दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में एक है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या है भाई, एसएलई याद रखना, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस तुम लोगों ने सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा, बैक्टीरिया की वजह से होता है, सही है, और इम्यून सिस्टम की वजह से, खराबी की वजह से भी होता है, दैट इज द आर्थराइटिस। और एसएलई सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस बहुत कॉमन, अफ्रीका वगैरह के अंदर एसएलई बहुत कॉमन है। एलर्जी, एलर्जी में आपके पास क्या होता है, अच्छा एलर्जी जब होती है ना बॉडी में, तो ये समझ लो कि एक चीज है ना इम्यूनिटी, ये बॉडी में बहुत प्रीसाइज काम कर रहा है, लेकिन ना जब एलर्जी होती है ना, एलर्जी, तो ये समझ लो कि इम्यून सिस्टम ना ज्यादा ओवर एक्ट कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है बिला वजह की। मतलब बॉडी में ऐसी चीज जो दूसरों के लिए फायदेमंद है, मेरे पड़ोसी के लिए भी फायदेमंद है, मेरे भाई बहन के लिए भी फायदेमंद है, मेरे बॉडी में वो चीज गई तो ये बेवकूफ बन गया, इसने उसको किल करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से मेरी बॉडी में फीवर हो रहा है, सिम्टम होना शुरू हो गए, मेरी बॉडी पे सिम्टम मिलना शुरू हो गए, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, मेरी बॉडी में जगह पर स्वेलिंग आ गई, तो दैट इज कॉल्ड एज द ओवर रिएक्शन। ओवर एक्ट करने लग जाए इम्यून सिस्टम, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एलर्जी। जैसे कि अब कराची में जो रहने वाले लोग हैं, फूल पत्तों के करीब इर्द गिर्द अगर घूमते रहे, हमें आमतौर पर कुछ नहीं होता, लेकिन इस्लामाबाद में जैसे ही ये बारिश का मौसम, सावन का मौसम करीब आता है, तो वहां पर फूल झड़ते हैं हल्के हल्के ना, उसमें तो पॉलन गिरती है रोडों पर, येलो 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 पाउडर गिरा होता है, बेसिकली पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, तो उसको वो लोग कहते हैं पॉलन गिर रही है। हम कहते हैं वहां पर जब जाते हैं कि पॉलन गिर रही है, तो हम शीशे वगैरह गाड़ियों के बंद करके चलते हैं, क्योंकि वो पॉलन जैसे ही नाक में जाएगी तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। हालांकि पॉलन कराची में रहने वालों के लिए मसला नहीं है, वहां पर रहने वालों के लिए भाई मसला है। अच्छा वहां पर भी कुछ लोगों के लिए पॉलन का मसला है, कुछ के लिए पॉलन का मसला नहीं है, तो होना नहीं चाहिए। पॉलन क्या है, कोई नुकसानदा थोड़ी है, फ्लावर के अंदर पाया जाने वाला एंथर है, वो कोई नुकसानदा थोड़ी है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ बिलावजा काम कर रहा है। इसी तरह से सुना होगा किसी को बैगन से एलर्जी होती है, किसी को खोपरे से एलर्जी है, किसी को बादाम से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है। तो एलर्जी जो है ना, मतलब समझ लो कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के लिए कोई नुकसानदा नहीं है, उसके खिलाफ जबरदस्ती बिला वजह इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ है, दिस इज कॉल्ड एलर्जी। तो ओवर एक्शन करता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब इम्यून सिस्टम जब अपना काम प्रॉपर नहीं करता, जैसे कि उसमें एड्स वाला कंडीशन है, एड्स के अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है। कॉन्जेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब बाय बर्थ अगर कोई कॉन्जेनाइटली बाय बर्थ इम्यूनोडेफिशिएंसी है तो उसको कहेंगे इम्यूनोडेफिशिएंसी द इम्यूनो डिजीज। अच्छा उसके बाद आपसे पूछते हैं फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। पहले बात कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। पहली लेयर पहले काम करेगी, फिर सेकंड लेयर काम करेगी, फिर थर्ड लेयर काम करेगी, इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो आपके पास है, ऑनलाइन वाले बच्चों की क्लास खत्म होने में तकरीबन 10 मिनट रह गया, हो सकता है ये टॉपिक भी हमारा उससे पहले ही खत्म हो जाए। अच्छा इसमें इतना ही मैंने पढ़ाया है इम्यून सिस्टम में जितना कि आपके सिलेबस में, और आप पास खोल के देखिएगा तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है पंगा करे, लेकिन सब हो जाएंगे यहाँ से सॉल्व। फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, तो इम्यून सिस्टम एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर है। पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा, वो फेल हो जाएगा तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा, वो फेल हो जाएगा तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा, ऐसे वर्किंग होती है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात की जाए तो दिस इज द बॉडी इनिशियल एंड नॉन स्पेसिफिक बैरियर, दिस इज योर एमसीक्यू कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो आपके पास है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी के लिए इनिशियल है, सबसे पहले काम करता है, और नॉन स्पेसिफिक है, ये बात अभी पीछे भी पढ़ के आए, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन सबके लिए एक जैसा काम करता है। तो नॉन स्पेसिफिक बैरियर अगेंस्ट द पैथोजन, इट इंक्लूड्स द फिजिकल बैरियर्स, इसमें सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स आते हैं। अब फिजिकल बैरियर्स में स्किन है, स्किन कैसी है, टफ है, मतलब हार्डेंड स्ट्रक्चर है, इम्परमिएबल है, किसी को भी अंदर बाहर दाखिल होने बाहर जाने नहीं देता, किसको, पैथोजेंस को। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइंस, अच्छा बॉडी के ऊपर ऊपर तो स्किन है, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उनके भी ऊपर कवरिंग है, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग, जिसका काम है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल से म्यूकस प्रोड्यूस करते रहेंगे ताकि अंदर वाले सारे ऑर्गन गीले गीले से लगे, ठीक है।
तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है भाई, जो लाइन करती है, कवर करती है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को अंदर बाहर से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑर्गन्स को अंदर बाहर से, यूरोजेनेटेड ट्रैक्ट को अंदर बाहर से, म्यूकस ट्रैप्स पैथोजेंस। म्यूकस का क्या काम है? पैथोजन को ट्रैप करना। और म्यूकस मेम्ब्रेन पर सीलिएटेड सेल्स होते हैं, टाइनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, जो कि रिमूव करते हैं बॉडी से किसको? किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पहला था फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये पास का एमसीक्यू है। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज कंसीडर्ड एज अ फिजिकल बैरियर, इज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल बैरियर। उसके बाद है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में कौन आ जाता है? सबसे पहले कुछ बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली सिक्रीशन, पहले भी मैं बता चुका हूं, आंखों से निकलने वाला पानी दैट इज टेयर्स, पसीना जो निकलता है दैट इज स्वेट, और थूक दैट इज स्लाइवा। उसमें मौजूद होता है एक स्पेशल एंजाइम जिसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एंजाइम, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हाइड्रोलाइज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, उनकी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है, दैट इज लाइसोजाइम। ये बात लाइसोसोम जब हमने पढ़ा था सेल के चैप्टर में, तो लाइसोजाइम के बारे में पढ़ा था कि वो क्या कर देता है? स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले तमाम तर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है। इट इज अ डाइजेस्टिंग एंजाइम, इट इज अ डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो लाइसोजाइम मौजूद होता है स्लाइवा में, टीयर्स में, स्वेट में। ये किल कर सकता है और इनहिबिट कर सकता है पैथोजेंस को उनके मुख्तलिफ फंक्शन से। इसके बाद स्टमक एसिड डाइजेशन, जब जब आपने पढ़ा है अपनी जिंदगी में, 9 में हो, फर्स्ट ईयर में हो, जब भी पढ़ा है, तब तब आपने पढ़ा होगा कि स्टमक में मौजूद HCl का 2 काम होता है, एक खाने को हजम करना और दूसरा खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मारना। तुम लोग ये जो कोने खांचे के अंदर और बहुत मशहूर मशहूर जगह पर जा जाके जो फ्राइज खाते हो, तुम लोग जो पिज्जा चट करते हो घर पे बैठ करके, तुम लोग जो बाहर से लाई हुई जो मुख्तलिफ अशिया, समोसे, पकोड़े, चना चाट, आलू चाट, अंडा चाट और पता नहीं क्या क्या खाते हो, सही है। इसी तरह से वो गोलगप्पे, इतना सारा मजेदार अंकल जो हाथ और डुबो डबा के चटनी देते हैं तुम लोगों को। इसी तरह से तुम लोगों को जो बाहर मिलने वाला वो गन्ने का शरबत, जो बार बार थूक वाले पानी में गिलास धोता है, फिर देता है, फिर डुबोता है, फिर देता है, तो उसमें जो सारा बैक्टीरिया तुम्हारे खाने के साथ पेट में जा रहा है, उसको वो तो स्किन नहीं रोक सका, म्यूकस मेम्ब्रेन भी नहीं रोक सका, दोनों बेचारे खत्म हो गए। तुमने तुम दोनों को बिल्कुल एक फरामोशी कर दिया और सारा बैक्टीरिया उठा के पेट में पहुंचा दिया डायरेक्ट। तो पेट में ना अल्लाह ताला ने नेचुरली जो है वो HCl प्रोड्यूस करते हैं, और उस HCl का काम है बैक्टीरिया वगैरह को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स प्रोड्यूस बाय द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये कौन है भाई? ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो है, ये आपके पास क्या होते हैं? प्रोड्यूस बाय द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, दिस मॉलिक्यूल डिस्टर्ब द पैथोजेनिक मेम्ब्रेन। ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स है। पेप्टाइड का वर्ड शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड का मतलब है कि जो माइक्रोब है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनकी मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब ये होता है, एक होता है फाना, एक होता है फ्लोरा। और नॉर्मल फ्लोरा क्या है? हमारी बॉडी में पाए जाने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली तौर पर हमारी बॉडी में मौजूद है लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल फ्लोरा। ये भी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बॉडी के अंदर कॉलोनियल फॉर्म में कॉलोनी होती है किसकी? नन पैथोजेनिक माइक्रोब की, ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की जो कि बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, दैट कॉम्पीट्स, जो कि लड़ेंगे झगड़ेंगे विथ पोटेंशियल पैथोजेंस, उन पैथोजेन से, उन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने आएंगे, एंड हेल्प टू प्रिवेंट द इंफेक्शन, और जीत जाएंगे उनके खिलाफ और बॉडी को इंफेक्शन से क्या करेंगे? बचा लेंगे। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, सही है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात की जाए तो पैथोजन ब्रीच द फर्स्ट लाइन, अगर तोड़ दे फर्स्ट लाइन को तो सेकंड लाइन में इम्यून सिस्टम में काम करेगा। इसमें फेगोसाइट्स आ जाते हैं सबसे पहले। फेगोसाइट्स जैसे कि आपके पास न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये इनगल्फ कर लेते हैं, ऊपर भी पड़ा। डेंड्राइटिक सेल दूसरा सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये भी। ये क्या करता है? काट पीट करता है, एंड जो भी आपके पास बाहर से इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आया था उसके ऊपर लगे हुए एंटीजन को प्रेजेंट कर देता है। किसको प्रेजेंट कर देता है भाई? आपके पास एंटीजन टू द टी सेल्स, टी सेल को दे देता है। मतलब ये समझ लो कि मैंने कॉल करके बता दिया मेरे सामने वाले घर में चोर आया हुआ है, तो मैंने एंटीजन को प्रेजेंट करवा दिया किसको? उसको जो मारेगा उसको। टी सेल कौन है? पुलिस। एंटीजन कौन है? वो चोर की शक्ल जो उसके ऊपर लगा हुआ मुझे ऊपर, या उसके चोर के हाथ में बंदूक जो मुझे नजर आई है, कि सही है इस बंदे के पास एंटीजन मौजूद है। तो एंटीजन प्रेजेंट कर दिया मैंने किसको? पुलिस को प्रेजेंट कर दिया, दैट मींस टी सेल। तो ये मैंने किसका काम किया? डेंड्राइटिक सेल का। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, कैलर और रुबर। कैलर का मतलब होता है आपके पास जो है ना रेडनेस हो जाना, रुबर का मतलब होता है हीट हो जाना। तो जिस जगह पर भी स्वेलिंग होती है वो जगह लाल हो जाती है और गर्म हो जाती है, इसलिए होती है ताकि उस जगह पर बैक्टीरिया वगैरह जो है ना वो ना एक्ट कर सके। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, जिस जगह पर भी सूजन आती है ना वहां साइटोकाइन्स और हिस्टामिन रिलीज होते हैं,
जो कि इम्यून सिस्टम को उस जगह पर एक तरीके से समझ लो फायदेमंद है बॉडी के लिए। वो जिस जगह पर स्वेलिंग आ रही है, सूजन हो रहा है, लाल हो रहा है, गर्म हो रहा है, उस जगह पर बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म जो है ना बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोटीन्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज के साथ मिलकर काम करती है, इम्यून सिस्टम के सेल्स के साथ मिलकर काम करती है ताकि पैथोजन से बॉडी को बचा सके। ये डायरेक्टली मार देंगे पैथोजन को और डिस्ट्रॉय कर देंगे इम्यून सेल्स के साथ मिलकर किसी भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को। फीवर क्या है, एक तरह का रिस्पॉन्स है, सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स है, बॉडी में तमाम सिस्टम अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। सही है। रेज बॉडी पैथोजन, रेज बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जो भी माइक्रोब बाहर से आया। थर्ड, उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बी सेल्स है जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। अभी ऊपर भी पढ़ा, इम्यूनोग्लोबुलिन उसको बोलते हैं, जो कि एंटीजन के साथ जुड़कर उसको प्रेजेंट करवाता है, मार देने में हेल्प करता है। टी सेल्स में दो तरह के टी सेल है, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। बताया था हेल्पर टी सेल मददगार होते हैं, ठीक है, और असिस्ट द अदर इम्यून सेल जो कि दूसरे इम्यून सेल्स को बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं, साइटोकाइन रिलीज करके। मतलब समझ लो कि चोर को देखकर सीटी बजा देते हैं, और जो इसकी सीटी की आवाज है दैट आर साइटोकाइन, जो हर तरफ फैल जाती है, और हर तरफ फैले हुए जितने भी आपके पास जो इम्यून सेल्स है उनको पकड़ पकड़ कर इधर ले आता है। तो जो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल है, इसने सीटी बजाई। कैसे बजाई सीटी, साइटोकाइन जब उसकी सीटी की आवाज है हर तरफ फैल गई, भागे भागे चले आएंगे सारे इम्यून के सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल ये डायरेक्टली किल कर देगा इन्फेक्टेड और एब्नॉर्मल सेल को। उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटेशन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो कि आपके पास डेंड्राइटिक सेल्स है, मैक्रोफेज है, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है, मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान में जब आकर के गिरा, सही है, तो पुलिस वाले जो है ना भाई और जो फौज है वो बेसिकली क्या थी, उसको मारने वाली है, जो भी उसका हक था, ठीक है। सो दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज द इम्यून सेल। लेकिन हम लोग जो बार बार हर साल उस अभिनंदन की तस्वीर को फेसबुक पे चिपका चिपका कर याद दिलाते हैं अपनी फौज को भी, अपने लोगों को भी, और अभिनंदन को खुद भी, कि ये है वो शख्स जो अगर दोबारा पाकिस्तान में कभी नजर आए तो चाय अब दोबारा नहीं पिलानी। तो हम लोग है मेमोरी सेल। हम लोग कौन है, मेमोरी सेल। तो इम्यून सिस्टम के मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल्स होते हैं जो मेमोराइज कर लेते हैं, चीजों को याद कर लेते हैं, और दोबारा से वो जैसी आने लगता है तो दूर से बता देते हैं देखो वो आ रहा है उसको मार। तो ये है इम्यून सिस्टम हमारा मुकम्मल यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, यही आपका पूरा का पूरा ओवरऑल जो है वो समझ लीजिए कि इम्यून सिस्टम आपके सिलेबस के मुताबिक है। अब इसका जो पीडीएफ है वो तुम लोगों को भेज दे रहा हूँ, जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको भी भेज दे रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो वैसे भी तकरीबन 20-22 सेकंड बाकी है, क्लास पूरी मुकम्मल हो गई, उनकी रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी क्लास के बाद। किसी का कोई सवाल है तो वो ग्रुप पर पूछ लेना, क्योंकि लास्ट मिनट चल रहा है, बस इसको फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से।